ठीक। इतिहास ध्यान देंगे मनीष कुमार, महिलाओं वाला गुण अपनाइए नहीं, जहां बैठेंगे तहां गपशप करना शुरू कर देंगे। इतिहास पाठ 10 नाम है उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य। टॉपिक का नाम है उपनिवेशवाद व ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब होता है प्रमाण। कल हम लोगों ने पढ़ा था उपनिवेशवाद क्या है और अंग्रेजों ने भारत में उपनिवेश की स्थापना क्यों किया। इसके अलावे पलासी के युद्ध, उसके कारण को जाना था, परिणाम भी जाना था कि सत्ता बदल गया। बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि, इन सारे बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। अब सवाल है आज का पहला कि भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का प्रभाव। आज का पहला जो मेरा टॉपिक है वह यह है कि भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का प्रभाव। मतलब भारत के ग्रामीण समाज का मतलब होता है गांव के समाज पर उपनिवेशवाद का अर्थात अंग्रेजों के शासन का क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव में अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, उसी प्रभाव को जानना है। तो पहला कि औद्योगिक मजदूर और कारीगरों की दशा खराब हो गई। क्या है? औद्योगिक मजदूर व कारीगरों की दशा खराब होना। औद्योगिक मजदूर मतलब बुझते हैं, कल कारखाना में काम करने वाले मजदूर को औद्योगिक मजदूर कहते हैं। और कारीगर उसे कहते हैं जो किसी वस्तु को अपने हाथ से बनाता है। देखिए, लोहा के काम करने वाले को लोहार, मिट्टी के काम करने वाले को कुंभकार, लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई कहा तो बढ़ई ही ठीक है। लोहा के काम करने वाले को लोहार कहा जाता है, मिट्टी के काम करने वाले को कुंभकार कहा जाता है और लकड़ी के काम करने वाले को बढ़ई कहा जाता है। अंग्रेजी में उसी को आप लोग कहते हैं कारपेंटर। तो प्रश्न है कि औद्योगिक मजदूर माने कारखाना में काम करने वाले मजदूर की स्थिति क्यों खराब हो गई, समझने वाली बात है। तो पहले जो भारत में था कारखाना, वह कुटीर उद्योग था जिसमें कारीगर या मजदूर सामान को हाथ से बनाते थे। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो नया नया टेक्नोलॉजी वाला मशीन लागू हो गया। 100 श्रमिक जिस काम को करते थे, एक मशीन को लगा देने से 90 को श्रमिक को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो जब मशीन आ जाने से मजदूर को काम से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, तो क्या दिक्कत होगा? दिक्कत ये होगा कि बेरोजगारी होगी। अब बेरोजगारी होगी तो क्या होगा? तो बेरोजगारी होगी तो जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनकी स्थिति क्या हो जाएगी? क्योंकि उनका आय नहीं मिलेगा, जीवन स्तर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कारीगरों की दशा खराब होना। कारीगर उसे कहते जो हाथ से कलाकारी करता है। मशीन आ गया तो सामान सस्ता बनाता था। हाथ से बनने वाला सामान महंगा होता है। हमारा और आपका नियम है कि सस्ता सामान खोजते हैं, अब बढ़िया खोजते हैं। तो हाथ से बना हुआ सामान कितनों बढ़िया हो, लेकिन मशीन के तुलना में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा। फिनिशिंग भी थोड़ा हाथ वाला कमजोर होगा, मशीन वाला थोड़ा क्या होगा, बढ़िया होगा। हाथ वाला में थोड़ा थोड़ा विविधता लिया हुआ होगा, लेकिन मशीन वाला एकदम समरूपता होगा।
आप ही 2 गो फूल बनाते हैं हाथ से, तो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता, अलग बात है मुझे दिखाई देता नहीं, लेकिन डिफरेंस हो जाता है। लेकिन मशीन में तो डाई लगा हुआ है, कोई गड़बड़ी। तो लोग को मशीन में बना हुआ सामान सस्ता मिलने लगा, तो कारीगर का कारोबार भी क्या हो गया। तीसरा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भूमि प्रबंध, सीधा लिख सकता हूं, भूमि प्रबंध की क्या हो जाएगा, भूमि प्रबंध की त्रुटियां। अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी, इस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया। दीवानी अधिकार का मतलब होता है राजस्व संग्रह करने का अधिकार मिल गया। बात समझ गए। तो कंपनी के इनकम को बढ़ाने के लिए, कंपनी के आय को बढ़ाने के लिए इन्होंने भारत में भूमि प्रबंध मतलब जमीन का अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट किया और राजस्व इकट्ठा करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियां अपना लिया। जैसे मैं चर्चा करूंगा, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। तो ये चाहे अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया हो, या महलवारी व्यवस्था लागू किया हो, या रैयतवारी व्यवस्था लागू किया हो, यह तीनों व्यवस्था भारत के किसानों के लिए इतना घातक था, मतलब लगान का दर इसमें इतना ज्यादा था, 85% लगान तय कर दिया, बाद में 65% किया, फिर 60% किया, मतलब उपज का 85% हिस्सा अंग्रेज ही ले लिया करता था। किसान क्या खाएगा पूरा मेहनत करने के बाद। लोग खेतीबाड़ी करने के लिए ऋण लेते थे, महाजन 50 से लेकर 500% तक ब्याज का दर लेते थे। डुप्लीकेट फिल्मों में, पुराना फिल्मों में दिखाता है, अंगूठा देख, सादा काहे का अंगूठा ले लिया, अपना मंस जो हुआ सो भर दे, पूरा जमीन नीलाम कर दिया। इस प्रकार की त्रुटियां थी। जो किसान थे वो अपने ही खेत का क्या बन गए, मजदूर बन गए। लगान का दर इतना ज्यादा था कि लोगों ने खेतीबाड़ी करना ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। और जब लोगों ने खेतीबाड़ी करना छोड़ दिया तो इसका परिणाम यह हुआ कि 1800 ईस्वी आते आते भारत के लगभग लाखों हेक्टेयर भूमि बंजर होने लगा। कृषि का उत्पादन क्या हो गया, गिर गया। और जैसे ही कृषि का उत्पादन गिरा तो क्या पड़ने लगा, अकाल, महामारी। पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का अकाल अगर आप सुनेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। भूखे प्यासे 3-3 लाख लोग मरा था अन्न के बिना। 1770 का पश्चिम बंगाल का अकाल, उड़ीसा का अकाल, उससे आगे पीछे 3 लाख लोग उस मर गया। और जहां भारतीय भूखे मर रहे थे, ये अंग्रेज लोग प्रतिदिन नया नया समारोह, ईद मुबारक करते थे, होली दिवाली मनाते थे। तो क्रोध आएगा क्यों नहीं, वही तो क्रोध हुआ तो सिपाही विद्रोह हो गया। तीसरा, लगान एकत्रित करने का कठोर तरीका। लगान संग्रह करने का कठोर तरीका। अंग्रेज जो लगान संग्रह करते थे बड़ा ही कठोर तरीका से करते थे। अगर आप समय पर लगान नहीं जमा करते तो आपके जमीन को नीलाम कर दिया जाता, जमीन से बेदखल कर दिया जाता। और इसी बेदखली करना परिणाम हुआ 1875 में दक्कन में दंगा हो गया। एक जमींदार, एक किसान ने लगान 150 रुपया बाकी था, समय पर नहीं दिया तो उसके घर में आग लगा दिया, खेत खलिहान को जला देता था, उसके दरवाजे पर मवेशी होते उसको खोल के ले जाता था, घर से बहू बेटी को भी कई बार नौकरानी के रूप में या अन्य किसी कार्य के लिए उसको उठा के ले जाया करता था। मतलब ये संग्रह करने का तरीका बड़ा ही कठोर, बड़ा ही निर्लजतापूर्ण था अंग्रेजों का। और साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण। किसके द्वारा? साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण। साहूकार बुझते हैं, गांव में जो लोगों को उसकी आवश्यकता के अनुसार ब्याज देते हैं, ऋण देते हैं, कर्ज, उसको महाजन, साहूकार या बनिया सेठ
इन नामों से जाना जाता है। ये लोग भी बड़ा शोषण करते थे। ये खेती बाड़ी करने के लिए किसानों को ऋण तो दे देता था, और जब फसल तैयार होता उससे पहले डिमांड कर लेता था। ऋण का दर इतना ज्यादा था कि किसान एक बार अगर किसी के से ऋण ले ले तो ऐसे जाल में फंस जाता कि उससे मुक्ति पाना संभव। खेत बेच देने के बाद भी ऋण से वह मुक्ति नहीं होता था। अंत में उस महाजन के घर पर बधुआ मजदूर की तरह काम करना होता था। बधुआ मजदूर क्या है? तो बिना पारिश्रमिक प्राप्त किए, बिना मजदूरी लिए यदि आप किसी के यहाँ काम करते हो तो इसको बधुआ मजदूर कहा। और आपको पढ़ाया हुआ 11 क्लास में कि बेगारी परंपरा पर रोक, अनुच्छेद बहुत पिटेंगे। 21 तो नहीं पढ़ाया हूं मैं, 23 होगा। बेगारी, बिना श्रम के अगर आप काम करवाते हैं तो यह कानूनन क्या है? जुर्म है। और इसके बारे में चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 में। मानव का श्रम भी नहीं करना है। इस समय लोग तो भारत के लोगों को गुलाम बना करके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण एशिया के कई देशों में, जैसे सूरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो में लाकर रख देता था और वहां खान में काम करवाता था। वही आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे। कौन व्यवस्था? एक अनुबंध के तहत 10 क्लास आप लोगों को पढ़ा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब है, ये बात हो गई। एक नया टॉपिक आता है, जमींदार। क्या आता है? अब है, जमींदार कहते किसे हैं? तो साधारण बोलचाल की भाषा में आपके मन में होगा कि सर जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होगा उसे जमींदार कहा जाता है। आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा। सही में यही बात तो हमारे यहाँ है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिसके पास ज्यादा जमीन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जमींदार कहते हैं। लेकिन ऐसा बात अंग्रेजों के काल में नहीं था। अंग्रेजों के काल में जमींदार कौन था? तो लगान संग्रह करने वाला। लगान संग्रह करने वाला। अंग्रेजों के काल में जमींदार कौन थे? तो अंग्रेजों के काल में जमींदार वह थे जो लगान का, माने कर का संग्रह करते थे। कुछ जमींदार छोटे होते थे, कुछ जमींदार बड़े होते थे। जो बड़ा जमींदार होता था और अपनी सेना रखता था उस जमींदार को राजा कहा जाता था। कुछ जमींदार बहुत बड़े होते थे, बड़े बड़े किला, और यूरोप में जमींदार के किला को मेनर कहा जाता था। याद है ना? 9 में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो बड़े बड़े किला में रहते थे अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि तो केवल अत्याचार करवे करता था। तो अपनी सुरक्षा के लिए बड़े किला में रहते थे। ऊंची ऊंची चारदीवारी के अंदर उनका घर हुआ करता था और किला की रक्षा करने के लिए सेना रखते थे। तो वैसे जमींदार को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। ये जमींदार जो थे किसानों से खेती करवाते थे। जब खेत में फसल तैयार हो जाता था तो उसको इकट्ठा करवा लेते थे और इकट्ठा करके कुछ हिस्सा, अलग अलग प्रणाली में अलग अलग हिस्सा था, कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे और शेष हिस्सा कंपनी को वापस कर देते थे। लेकिन एक बात था, ये जमींदार इतने बुरे थे कि अवबाब लेते थे। अब कहोगे सर अवबाब क्या है? तो अंग्रेजों ने जितना लगान का दर तय कर दिया था, अंग्रेजों ने लगान की जितनी धनराशि तय कर दिया था उस निर्धारित दर से भी कुछ ज्यादा लगान लेने का काम करते थे। इसे क्या कहते हैं? अवबाब, तय से ज्यादा। उदाहरण के लिए हमारा जो शुल्क है, मान लो 1 मिनट के लिए, अगर उस शुल्क से भी हम आपसे 1 रुपया भी ज्यादा ले लिया तो क्या कहलाएगा? अवबाब श्रेणी में आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो सरकार ने जो तय कर दिया था, जमींदार लाठी के बल पर ज्यादा लेते थे, गाली गलौज दे के हम आए हैं तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे बाप का नौकर हम है क्या जी? नहीं, ये इतना आदमी आया अपन काम छोड़ के आए, मेरा कहां जाएगा? अब देना पड़ता था। बात समझ गए? आज भी चलता है बात इस। और गरीब किसान मजदूर को देना पड़ता है। जैसे आपके शहर में जो बड़े बड़े जमींदार का रूम रेंट लगा हुआ है, समय
किराया नहीं दिया तो जो आदमी सुनने जाता है 50 रुपये ले जाएंगे दूसरा दिन में। हम तो लेंगे ही, हम जमींदार नहीं, आपके गुलाम थोड़ी ना, हम शिक्षक हैं क्या जी। आपको यहाँ लाके दक्षिणा तो यहाँ लाके देना चाहिए, फिर भी आप कहते कि बाद में वो तो शुल्क आपको देना पड़ेगा। समय से पार हुआ तो यहाँ सूर्यास्त कानून है, सूद नहीं लेता हूँ, ब्याज खोर नहीं। हाँ जीएसटी बढ़ेगा। तो राजा, अब आप इस बात को समझ गए। आपको बता दें, जमींदार साहूकार के नीति के कारण मैक्सिमम किसान क्या बन गए, ऋणग्रस्त हो गए। और ऋणग्रस्त होने के बाद क्या हुआ, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन लोगों ने खेती बाड़ी करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। आपको बता दें कि अंग्रेजों के शासन की शुरुआत जिस प्रांत से हुई थी, उस प्रांत का नाम है बंगाल। भारत में अंग्रेजों ने शासन कहां शुरू किया, बंगाल से शुरू कर दिया। जमींदारी व्यवस्था भी यहीं शुरू हुई। ये जमींदार जो होते थे हर गांव में अपन एगो कर्मचारी रखते थे। जैसे अगर उसके जमींदारी में 50 गो गांव है तब 50 गो गांव में अपने एक एजेंट रख देते थे। उस एजेंट को कहा जाता था अमला। अमला कहा जाता था। ये अमला क्या करते थे, उस गांव के सारे किसानों से लगान को इकट्ठा करते थे, उस लगान को लेकर के जमींदार के यहां पहुंचाते थे, और जमींदार क्या होते थे, कंपनी को या राजा के यहां क्या करते थे, पहुंचा देते थे। लेकिन अंग्रेज इन जमींदारों से एक नियम अपना लिया था, सूर्यास्त कानून। कौन कानून था, सूर्यास्त कानून। अब कहोगे सर सूर्यास्त कानून क्या है। अंग्रेज कंपनी इन जमींदारों के साथ एक अनुबंध किया था, नाम क्या था, सूर्यास्त कानून। क्या था सूर्यास्त कानून, तो एक लाइन में कि सूरज डूबने से पहले यदि आपके लगान की धनराशि जमा नहीं हुआ तो आपकी जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। अब क्या था इसको समझिए। तो ये सूर्यास्त कानून में होता क्या था कि मान लिया कि आपने किसी जमींदार से 1 जनवरी 2022 ईस्वी को जमीन खेतीबाड़ी करने के लिए लिया, कंपनी ने आपको दिया। अगले साल 31 दिसंबर 2022 तक, सॉरी कहे 23 तक जाएंगे, 22 ना होगा जी, 1 जनवरी 22 को लिया है। 31 दिसंबर 2022 तक जितना भी लगान का तय सौदा हुआ है, अगर नहीं जमा किए सूरज के डूबने से पहले, करता कंपनी क्या था, आपके जमीन को सूर्यास्त भी कानून, माने सूरज डूबा और आपकी जमींदारी गई। गलती की सही। और अंग्रेजों ने बहुत सारे जमींदारों के साथ ऐसा किया, लेकिन अंग्रेजों के कानून में छोटा सा लोचा था, थोड़ी सी कमी थी। कमी क्या थी कि अंग्रेज उसी जमीन को नीलाम करता जो जमीन किसी जमींदार के नाम से होता था, किसी पुरुष के नाम से होता था। उदाहरण पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला के जमींदार की कहानी इसमें लिखा हुआ है। अब कहानी का आप लोग खुद पढ़ लेना, लेकिन मैं बता दूं आपको कि अंग्रेज उसी जमीन के नीलाम करता जो जमीन किसी पुरुष के नाम से होता था। उपजाऊ न हो जाना, इसका मतलब क्या है, भारत लोग तो ऐसे बहुत होशियार हैं। देखा कि हमारा लगान तो समय पर जमा हुआ नहीं, और जब लगान समय पर जमा नहीं होगा तो हमारी जमीन क्या हो जाएगा, नीलाम हो जाएगा। तो अपने जमीन को नीलाम से बचने के लिए अपने माँ के नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर, अपनी बेटी के नाम पर, मतलब अपने घर के महिला सदस्यों के नाम पर अपने जमीन को लिख दिया जाता था। अंग्रेज आता देखने की इसका जमीन नीलाम करना है तो मेरे नाम पर तो कुछ भी नहीं है, हाथ खाली है। आज भी जाके देखो, आपके गांव में जमींदार लोग होंगे, उन जमींदार के नाम से 2-4 बीघा जमीन होगा, सारा जमीन उनके पत्नी के नाम से होगा। सही बोल रहा हूँ। अगर वो जमींदार जमीन खरीद बेचता है तो अगर लिखाइएगा तो नाम से नहीं, होकर पत्नी आके लिखेगी। आज की कहानी बता रहा हूँ, तो अभी तो बोलना वो भी वही है ना। तो सेलिंग एक्ट आया था एक बार कि पूरा करवाया जाएगा आपका जमीन।
पूरा कहानी तो बता दिया है कि नीलामी होगी, नियम था नीलामी होगी तो पुरुष के नाम वाला जमीन नीलामी हो जाएगा। नियम था कि महिला के जब नाम पर अगर होगा तो उसके जमीन को नीलाम किया नहीं जाएगा, नीलामी से बचने के लिए। अब उसका कानून था, अब क्यों नहीं लेता था तो उसका अपना के नियम था कि नहीं, महिलाओं के नाम पर जो प्रॉपर्टी होगी उसको नीलाम नहीं किया जाएगा। जानवे का तो लोग वैसे होशियार हैं। हाँ, उन्होंने अपने महिलाओं के नाम पर कर दिया। अब जमींदारों ने अंग्रेज का विरोध करना क्या कर दिया, शुरू किया कि भाई आपके लिए हम साल भर काम करते हैं और थोड़ा सा लेट होता है तो सूर्यास्त कानून कहता था हमारे जमीन को क्या कर देते हैं, नीलाम कर देते हैं। बात ठीक नहीं। अब यहीं पर एक टॉपिक आता है, पांचवी रिपोर्ट। क्या आता है? 2-3 बार इस प्रश्न को पूछा गया है। पांचवी रिपोर्ट क्या है तो आपको बता दें कि अंग्रेजों के शासन काल में एक सरकारी रिपोर्ट था। क्या था? सरकारी रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट तैयार किया किसने था तो एक चिकित्सक था, फ्रांसिस बुकानन। कौन था? बुकानन। क्या था? चिकित्सक था तो कई वो चीज, लेकिन अगर आपसे फाइनली क्या था तो रियल में चिकित्सक था, क्योंकि यह लॉर्ड वेलेस्ली का निजी चिकित्सक बनकर इंडिया में आया था। नहीं, लेकिन आप पुस्तक पढ़ें, फाइनली यह था क्या, चिकित्सक था, लेकिन सर्वेक्षक इसलिए आप देंगे क्योंकि यह इंडिया में सर्वे का काम भी किया था। सर्वे मतलब जमीन का जांच पड़ताल करना कि कौन जमीन किसके नाम से है और कितना उसके नाम से है। तो पांचवी रिपोर्ट क्या है तो पांचवी रिपोर्ट एक सरकारी रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट किसने तैयार किया? क्या था? तो एक चिकित्सक और सर्वेक्षक था। और यह रिपोर्ट बना कब था? 1813 में प्रवर समिति के सामने पेश किया गया, लेकिन पास हुआ नहीं। इस रिपोर्ट में लगभग 1002 पेज था। कितना था? इसमें से 800 पेज में जमींदारों, कंपनी के कर्मचारियों, राजाओं, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जनता पर किए गए अत्याचार का उल्लेख था। 202 पेज में अंग्रेज किन किन तरीकों से इस सबका शोषण करते थे, किसानों का, मजदूरों का, और किसान की दुर्दशा कैसी थी, ऊपर पूरा लिखा हुआ था। रियल में हुआ क्या था तो आपको बता दें कि अंग्रेजों ने भारत में राजस्व संग्रह करने के लिए अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था शुरू किया। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था शुरू तो जरूर किया, लेकिन लगान का दर इतना ज्यादा था कि किसान सुबह से शाम तक 24 × 7 × 365 कर दो, या 24 × 365 सीधा रहने दो, 24 घंटा 365 दिन अपने खेत में कमरतोड़ मेहनत करता, कड़ाके की धूप, कड़ाके की ठंडी, घनघोर बारिश में भी काम करता, लेकिन फिर भी किसानों को अगर बॉडी देख लिया जाता अंग्रेजों के शासनकाल में तो हार के अलावे शरीर पर गोश्त नहीं था उसको। इतनी गरीबी थी कि पुरुष कमर में केवल लंगोटा और माथा पर केवल अंगोछा पहन रखते थे, और महिला केवल कमर में लुंगी बांधती थी, बाकी सारा बदन उघार ही रहता था। आज जिसको पेटीकोट साया कहते केवल आज ना आया है, पहले सिलाता लोग नहीं था, सीधे कपड़ा को लुंगी की तरह महिला लोग लपेट लिया करते थे। इतनी गरीबी थी। आज जूता चप्पल किसे कहते हैं, ये बात को छोड़ ही दिया जाए। मरता क्या नहीं करता भाई, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, अगर हमें पेट नहीं भरेगा तो करने से कोनो लाभ है नहीं। तो आदिवासी, मजदूर, किसान लगा विद्रोह करने। इस बात की जानकारी इंग्लैंड को, संसद को हो गई कि आखिर वजह क्या है कि भारत के लोग कंपनी के प्रति
विद्रोह कर रहा है। इसी विद्रोह की जांच पड़ताल करने का महारानी ने तरीका सोचा, आखिर पता लगाओ कि विद्रोह हो क्यों रहा है। पता लगाएगा कौन? अगर जांच के नाम पर कोई आयोग जाएगा तो कंपनी के जितने भी गवर्नर है जांच करने वाले को धमकाना शुरू कर देगा या घूस दे देगा। और महारानी नहीं चाहती थी कि भारत के जनता का साथ के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, कि कंपनी के कर्मचारी दुर्व्यवहार करते थे। बात समझ गए? जैसा कि मर्द फिल्म में भी आपको एक बार दिखाया गया है। तो महारानी नहीं चाहती थी दुर्व्यवहार हो। महारानी के कारण ये तो हमारी प्रजा है। बात समझ गए? लेकिन कंपनी के कर्मचारी निजी लाभ के लिए, निजी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया करते थे वो लोग। संयोग से उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड वेलेस्ली, जिन्हें सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है अंग्रेज में। ऐसे सहायक संधि भारत में सबसे पहले फ्रांसीसियों ने शुरू किया था, लेकिन अंग्रेज का नाम आएगा तो लॉर्ड वेलेस्ली किए थे। तो उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया था, तो उन्हीं के स्वास्थ्य का देखरेख करने के लिए वो इंडिया में क्या हुआ था, आया था फ्रांसिस बुकानन। तो महारानी ने गुप्त रूप से कह दिया कि तुम इलाज भी करना, कि तुम पर किसी का शक नहीं होगा, क्योंकि तुम क्या हो, डॉक्टर हो। लेकिन महारानी ने इसको सर्वेक्षक करके भेजा था, इसलिए आपके परीक्षा में कहता क्या था, सर्वेक्षक था, रियल में डॉक्टर था। फ्रांसिस वेलेस्ली का इलाज करने आया और इन्हीं के द्वारा कलकत्ता में अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना भी की गई थी। कलकत्ता के जमींदार के कहने पर कलकत्ता के जमीन का सर्वे भी किया गया और यही राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र में, छोटा नागपुर की पहाड़ी के क्षेत्र में जाकर के किसानों का, मजदूरों का, आदिवासियों के स्थिति का क्या किया, मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करने पर जब सब बात को लिखा था, इन्होंने पाया कि भारत के लोग विद्रोह इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है। अगर हम आज कहते हैं कि मजदूर किसान विद्रोह कर रहा है, तो क्यों नहीं विद्रोह करेगा भाई? दिन भर मेहनत करता है अपने खेतों में, फिर भी अगर उसे कोई बड़ा काम करना होता है तो कर्ज के अलावा कोई उपाय नहीं है। कर्ज बैंक पे जाता है तो बैंक 3 महीना खूब घुमा देता है, लास्ट में उसको कर्ज भी नहीं देता। समझ तो प्रश्न ये हुआ कि समय पर उसको कर्ज नहीं मिलेगा तो विद्रोह करेगा ही। उसको जरूरत के अनुसार काम सामान चाहिए, सामान चाहिए, लेकिन ऐसा मिल नहीं पाता था। रिपोर्ट आया 1813 ईस्वी में इंग्लैंड में के संसद के प्रवर समिति में पेश किया गया। कौन समिति में? प्रवर समिति के सामने पेश किया गया। लेकिन अंग्रेज के जो कंपनी के कर्मचारी थे, सोचा अगर रिपोर्ट पास हो जाएगा तो कंपनी का शासन आज इंडिया पर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और भारत का शासन महारानी अपने हाथ में ले लेगी। और जैसे ही महारानी अपने हाथ में लेगी तो हमारे मुनाफा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो प्रवर समिति के कर्मचारियों को खरीद लिया था। वास्तविकता ये थी, इस रिपोर्ट को पास ही होने नहीं दी गई। इसका नाम 5वीं रिपोर्ट इसलिए पड़ा क्योंकि इससे पहले भी भारत के बारे में जायजा लेने के लिए महारानी ने 4 गो रिपोर्ट भेजा था। कितने बार? 4 बार भेजा था कि बताओ भारत का सिचुएशन क्या, स्थिति क्या है, ये कंपनी के कर्मचारी काम करते कैसे हैं। क्योंकि कंपनी को काम करने का अधिकार जो दिया था महारानी ने दिया था, और अवधि भी पहले 15 साल दी थी, फिर 10-10 साल करके बढ़ाती थी। अगर पता चल जाता महारानी को गड़बड़ी कर रहा है तो व्यापार करने का अधिकार क्या कर लेती, छीन लेती। हालांकि 1813 में महारानी ने कंपनी के व्यापारी के अधिकार को खत्म किया था, नहीं केवल चीन को और चाय को छोड़कर, और 1833 से पूर्णतः खत्म कर दिया। नहीं तो कंपनी से पहले एकाधिकार प्राप्त कर लिया था यहाँ इंडिया पर, जो 13 में कम किया गया। आइए अब है राजस्व संग्रह की विधियां कौन कौन थी अंग्रेजों के काल में। राजस्व संग्रह की विधि तो आपको बता दे, राजस्व संग्रह की 3 विधि थी। पहला था अस्थाई बंदोबस्त, इसी को आप लोगों ने कहा इस्तमरारी बंदोबस्त। क्या 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, इसलिए इसको हम कॉर्नवालिस कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
पूछा गया प्रश्न, कर्नवालिस कोड कब बना? और शुरू कहाँ हुआ था? तो बंगाल बिहार में सब लागू था। शुरू हुआ बंगाल से और बाद में अन्य क्षेत्र में भी क्या हुआ, लागू हुआ। और भारत में अंग्रेजों में जितना जमीन था उसके 19% जमीन पर अस्थायी बंदोबस्त क्या था, लागू था। अस्थायी बंदोबस्त है क्या? तो अस्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों के शासनकाल में भूमि पर से राजस्व को संग्रह करने के लिए स्थापित किया गया एक व्यवस्था थी। अस्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों के शासनकाल में लगान संग्रह करने के लिए, लगान कहो या भू राजस्व कहो, दोनों में कोई अंतर, टैक्स मत कहना, क्या जी, टैक्स शब्द का प्रयोग यहां उचित नहीं है। भूमि का लगान होता है, हाँ, इसलिए भूमि में से अगर सरकार को जो मिलती है उसको, उसके लिए लगान शब्द का प्रयोग किया। तो अस्थायी बंदोबस्त जिसे इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत बंगाल से लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में किया गया था। यह कुल भूमि के भारत में अंग्रेजों की जितनी जमीन थी उसके 19% भूमि पर क्या था, लागू था। इसमें क्या था कि अंग्रेज अपना जमीन जमींदार को दे दिया था और जो जमींदार थे किसानों को अगले 10 साल के लिए फिक्स कर दिया कि तुमको उपज कम हो या ज्यादा हो, आजकल के हुंडा सिस्टम की तरह जिसको मनखब कहते हैं, कि तुमको कम हो या ज्यादा हो हमको इससे मतलब नहीं है, तुमको प्रतिवर्ष 1 एकड़ में इतना धनराशि या इतना अनाज क्या करना है, देना है। लेकिन लगान का दर इतना ज्यादा कर दिया था कि किसान बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी लगान समय पर जमा नहीं कर पाता था। अंत में इस व्यवस्था को खत्म करना पड़ा। सर 15 होगा कि 19 होगा। आप कितना किताब पर लिखा हुआ है? 15 नहीं होना चाहिए, 19 होना चाहिए। छोड़िए ना, ये हो गया। अब कहिएगा सर अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता क्या थी? तो अस्थायी बंदोबस्त की पहली विशेषता थी कि जमींदारों को दीवानी अधिकार वापस ले लिया गया, कि जमींदार अब जाके लगान ले नहीं सकते हैं। दूसरा विशेषता हुआ कि इसमें लगान वसूली के साथ जमीन का अस्थायी मालिक किसान को बना दिया गया कि तुम अस्थायी रूप से खेती करो, हाँ 10 साल में व्यवस्था तुम्हारा गड़बड़ा गया तो जमीन छीन लिया जाएगा। इस व्यवस्था में क्या होता था, किसानों से जितना लगान इकट्ठा करता था जमींदार, उसका 1/11 हिस्सा अपने पास रख लेता था और 10/11 हिस्सा कंपनी के हाथों में जमा करना पड़ता था। लेकिन इस अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता के साथ इसका कुछ लाभ भी हुआ और हानि भी हुआ। इसका लाभ हर साल पूछता है 2 नंबर में कि अस्थायी बंदोबस्त से लाभ क्या हुआ। तो पहला लाभ, कंपनी को अपना आमदनी फिक्स हो गया कि वो फिक्स कर दिया 10 साल के लिए, तो हमको हर साल इतना रुपया आना ही आना है। दूसरा, कंपनी के कर्मचारी जो हर साल खेत में जाके लगान तय करते थे, फसल देखकर कर्मचारी खेत में जाने से क्या हो गए, बच गए, और उनके पास टाइम बचने लगा और बचा हुआ समय का प्रयोग वह अन्य विकासात्मक कार्य पर करना शुरू कर दिया। लेकिन लगान का दर इतना ज्यादा था कि किसान उग्र हो गए और इसी के कारण सिपाही विद्रोह का भी बीज यहां बोआया। हानि ये हुआ, इससे हानि ये हुआ कि लगान का दर फिक्स कर देने के बाद सरकार ने जमीन में सुधार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। जमीन में सुधार करने के लिए, सिंचाई के साधनों के विकास करने के लिए किसी प्रकार का काम नहीं किया। किसान और ज्यादा ऋणग्रस्त हो गए। समय पर लगान जमा नहीं करने के कारण उनकी जमीन को नीलाम कर दिया गया। और लिखता है लगभग 30 वर्ष के अंदर में एक रिपोर्ट है 1,80,00,000 एकड़ जमीन पड़ती पड़ गया बंगाल का केवल, क्योंकि जो लगान नहीं चुका पाता था उसकी जमीन को नीलाम कर दी जाती थी। और जो जमीन नीलाम हो गया, सरकारी जमीन तो ऐसे ही पड़ा रहता है, वो पड़ती रह गया। अब पड़ती रह गया तो क्या हो परिणाम, अकाल पड़ना शुरू हो गया।
बंगाल में ही सबसे अधिक अकाल पड़ा। इसके पीछे कारण ये था कंपनी का शासन। उड़ीसा में पड़ा, बिहार में पड़ा, अन्य भारत के हिस्सा में कम पड़ा, बंगाल में सबसे अधिक पड़ा। अब जहां बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त था, उसी तरह दक्षिण भारत में क्या था? रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था, आपको पता है रैयतवारी व्यवस्था 1792 ईस्वी में कहां शुरू हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में। किसने किया था? कैप्टन मुनरो ने। किसने किया था? कैप्टन मुनरो मेन नाम आता है। मद्रास के उस समय गवर्नर यही थे। तो रैयतवारी व्यवस्था 1792 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में लगान संग्रह करने के लिए लागू की गई एक व्यवस्था थी। इसमें रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब क्या होता है? उत्तर भारत में जो लगान की व्यवस्था थी, अस्थायी बंदोबस्त, इससे अंग्रेजों को एक बात पता चला था कि किसान की स्थिति खराब इसलिए है क्योंकि कंपनी और किसान के बीच एक दलाल है, वो है जमींदार, और जमींदार किसानों का शोषण करते हैं। तो किसानों को शोषण से बचाने के लिए 1792 ईस्वी में कैप्टन मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिला से लगान संग्रह करने की नई प्रणाली शुरू किया। इसमें किसान और कंपनी के बीच जो जमींदार थे उसको हटा दिया और किसानों का मतलब रैयतों का कंपनी से सीधा संबंध स्थापित कर दिया, ताकि रैयत माने किसान शोषण से क्या हो सके? बच सके। और यह व्यवस्था कैसा चला? 30 वर्ष चला। कै वर्ष चला? यह व्यवस्था जो थी वह 30 वर्ष तक चला था। और अंग्रेजों का जितना जमीन था 51% भूमि पर व्यवस्था क्या थी? लागू थी। लेकिन इसमें भी लगान का दर इतना ज्यादा था कि किसान चाह कर भी अपने लगान की राशि सधा नहीं सकते थे और उनको भी अपना खेती बाड़ी छोड़कर मजदूर के रूप में काम करना पड़ा। एक और व्यवस्था थी मध्य भारत में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब इन क्षेत्र में लागू थी। उसका नाम था महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में वेलेस्ली के द्वारा या बेलेजली के द्वारा इस व्यवस्था को संयुक्त प्रांत या और मध्य प्रांत में, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। महाल का मतलब होता है गांव। महाल का मतलब क्या होता है? गांव। इस व्यवस्था में क्या हुआ? एक जमींदार के अधीन बहुत सारे गांव होते थे, तो हर गांव में गांव का जो हेड होता था उसको उसका अपना करवरदार बना देता था, एजेंट बना देता था। कहा कि आप गांवों से सामूहिक रूप से लगान इकट्ठा करो और हम आके आपसे लगान क्या करेंगे, ले। हमारी कंपनी का आदमी नहीं आएगा। गांव में ही जो अच्छे लोग होते थे, जो जमींदार होते थे, ज्यादा जमीन वाले, उसी को गांव का हेड बना दिया और कंपनी के आदमी उसी गांव के एक व्यक्ति के पास लगान जमा होता था, वही साके लगान को क्या करते थे? ले जाते थे। तो ये 3 व्यवस्था थी, लेकिन तीनों क्या था? खतरनाक था। इसी तीनों का खतरनाक होने का परिणाम हुआ ये कि विद्रोह हो गया। उस विद्रोह का नाम लोग पढ़ोगे संथाल विद्रोह। क्या था संथाल विद्रोह? तो संथाल विद्रोह 2 बातें जान लेना है कि अगर ऑप्शन में 1855, 56, 9 रहे तो आपको उत्तर देना होगा 1832 और नेता देना होगा सिद्धू कान्हू। दोनों भाई था। एक और चांद भैरव जो सेनापति था। इसका सेनापति कौन था? चांद और भैरव। सुनिए क्या था संथाल विद्रोह। तो बिहार के दक्षिण में एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी का नाम था राजमहल की पहाड़ी। क्या नाम था? राजमहल की पहाड़ी इलाका था। इस राजमहल की पहाड़ी में पहले से एक आदिवासी रहते थे। उस आदिवासी का नाम था पहाड़िया जनजाति। कौन जनजाति था? ऑलरेडी पहले से एक आदिवासी रहता था, उस आदिवासी का नाम था पहाड़िया। नाम पर इसका पहाड़िया नाम क्यों पड़ा? तो फ्रांसिस बुकानन लिखते हैं कि शायद इसका नाम पहाड़िया इसलिए पड़ा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में रहता था। बात समझ गए? लेकिन इसके कुछ बुराई थी एक छोटी सी। लड़ाकू हालांकि था नहीं, झूम खेती करता था।
पहाड़ी कैसी खेती करता था? झूम खेती, माने जंगल को काटता था, जलाता था, उससे फसल को उगाता था। लेकिन दक्षिण भारत के जो लोग इसके जंगल से गुजरता था उससे राहगीरी लेता था, टैक्स लेता था। आज जौन व्यापारी टैक्स नहीं देता उसके माल को लूट लिया करता था। अंग्रेज ने इसे दंडित करने का प्रयास किया लेकिन कभी अंग्रेजों से इसे हारा ही नहीं, क्योंकि जंगल के बारे में इनको पूरा नॉलेज था कि कहां नुकाना है। बात समझ गए? लेकिन अस्थायी बंदोबस्त के कारण जब लाखों हेक्टेयर जमीन क्या हो रहा था, प्रति पर गया, बंजर हो गया, तो कृषि के विस्तार करने के लिए लगा, इस अंग्रेज जंगल को कटवाने लगा, रेल लाइन बिछाने के लिए। क्या करने के लिए? रेल लाइन बिछाने के लिए, सड़क निर्माण करने के लिए, कृषि के विस्तार करने के लिए अंग्रेज जंगल की कटाई करना शुरू कर दिया। पहाड़िया ने क्या किया? विरोध किया, संघर्ष हुआ, लेकिन अंग्रेज हारा, पहाड़ी क्या हुआ? नहीं हारा। इसी समय संजोग क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में संथाल परगना जिला है, पूर्वी संथाल परगना, पश्चिमी संथाल परगना जिला है, और उस क्षेत्र में एक आदिवासी रहती थी, संथाल जनजाति रहा करती थी। लेकिन अस्थायी बंदोबस्त के कारण बंगाल की लाखों हेक्टेयर जमीन जब बंजर हो गया तो वहां के संथाल जनजाति भागकर राजमहल की पहाड़ी की ओर ही क्या हो गया? आ गया। राजमहल की पहाड़ी की ओर आ गया। अंतर था कि भी झूमे खेती करता था, लेकिन पहाड़ी कुदाल से करता था, हौर बैल से करता था। तो राजमहल के पहाड़ी इलाका में जो बंजर जमीन था उसका नाम था दामिन ई कोह। दामिन ई कोह क्या था? जमीन का एक टुकड़ा था। अंग्रेजों ने क्या किया? 1832 की कहानी है कि दामिन ई कोह वाला जमीन किसे दे दिया? संथालों को दे दिया, और कहा कि अगले 10 वर्ष तक, कई वर्ष तक आपसे यहां किसी प्रकार का लगान लिया नहीं जाएगा। हालांकि संथाल आया तो संथाल और पहाड़ी जनजाति में विद्रोह हुआ, लड़ाई हुआ। लड़ाई में संथाल जीत गया, पहाड़ी क्या हो गया? हार गया। तो पहाड़ी को और पीछे हटना पड़ा, जंगल की ओर जाना पड़ा, लगा खेती बाड़ी करने। अंग्रेजों ने क्या किया? संथालों को जितना जमीन दे चारों से बाउंड्री घेरवा दिया कि तू हमारे इधर नहीं आना, हम तुम्हारे इधर क्या करेंगे? बॉर्डर बना दिया। संथाल खुश हो गया कि हमारे लाइफ में आप प्रवेश नहीं करो, हमको कैसे क्या मतलब है। लेकिन जब जमीन उपजने लगा तो अगल बगल के जो राजा महाराजा थे, जमींदार थे, अपन हक जमान लगे, हमारी जमीन है, तुमको इसमें से क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ये कहा कि भाई मेरे पास तो एग्रीमेंट है। अब उस मानने से इनकार किया। थाना पुलिस सबके पास गया, थाना पुलिस, राजा, कंपनी, सबने इसके बात को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों की तो चाल थी कि पहले फ्री में खिलाओ, जब लाभ हो वो जियो कंपनी की तरह। तो 99 करो, 99 से 499 करो, 499 से फिर बढ़ा दिया, 700 कर दिया। तुमको लेना ही पड़ेगा, गुलाम जो बन गए हैं आप लोग। 28 दिन का महीना तो होबे करता है भारत में, 24 हो गया, 24 दिन का महीना हो रहा है। और हमारी सरकार आंध्र, पता ही नहीं चल रहा है पढ़ल लिखल है या नहीं है कि 24 दिन का महीना विश्व के किसी देश में है ही नहीं, अपने यहाँ 24 दिन का महीना हो रहा है। खैर मुद्दे पर आते हैं, तो यहाँ भी वही हुआ, लेकिन इन लोगों ने सहा नहीं। हम लोग तो वहां से ऊपर चपाट की सह लेते हैं, या तो कंपनी का टावर को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, नहीं तो उपयोग करना छोड़ दो। कंपनी को झुकना पड़ेगा, जनादेश से बड़ा कोई नहीं होता है। कि कौन हिसाब लेके चला 28 दिन का दिन, 24 दिन का दिन? 99 का चक्कर किया भाई, अपना टैक्स 1 रुपया बचाने का 99 का चक्कर लगा दिया। 99 लगाया मतलब तुम्हारा उस 100 का बचा लिया, सरकार को चुतिया बना रहा है, वापस नहीं करता। तो शोषण कौन हो रहा है? मैं और आप। पहले इंग्लैंड वाला अंग्रेज था, अब भारत के पूंजीपति अंग्रेज बनकर हम सबका शोषण कर रहा है। तो प्रश्न क्या हुआ? इन्होंने विद्रोह, अत्याचार ज्यादा हो गया, नहीं देने पर इसके साथ लूटपाट, मारपीट, यहां तक इसके बहु बेटियों की इज्जत घर भी खिलवाड़ कर लेता था अंग्रेज लोग। इस समय होता है ना, बताया हूं बार बार, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। वही कहानी हुई। इस संथालों में सिद्धू और कान्हू नामक 2 भाई का प्रादुर्भाव हुआ। संथालों के भगवान को ठाकुर कहते, उन्होंने मीटिंग बुलाया, कहा कि हम ठाकुर क्या बता रहे, ठाकुर ने रात में हमको सपना दिया है कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संथाल तैयार हो गया, सबको निशानेबाज बना दिया, लड़ाई संघर्ष शुरू हो गया।
घमासान युद्ध हुआ 1855-56 में। इस विद्रोह को हम संथाल विद्रोह के नाम से, हालांकि अंतिम रूप से कुछ मुखबिर के कारण इस विद्रोह में हम संथाल क्या हो गया, पराजित हो गया। लेकिन अंग्रेज को यह सीख देना पड़ा कि नहीं, अगर हम ज्यादा अत्याचार करेंगे तो हमारी स्थिति क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। और इसी समय एक बात आया था कि दक्कन दंगा एक आया था, दक्कन दंगा आया था 1875 की कहानी। आप सबको पता है कि इंग्लैंड में जितना सूती कपड़ा का मिल है उसका 90% कपास यूएसए से आता था। कहां से आता था? अमेरिका से। लेकिन 1861 से 65 के बीच में यूएसए में गृह युद्ध छिड़ गया। क्या छिड़ गया? गृह युद्ध छिड़ गया। इससे अमेरिका से इंग्लैंड को कपास मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। मैनचेस्टर कॉटन मिल और भी कई संस्था बना इंडिया में, उसके माध्यम से भारत के किसानों को कपास की खेती करने के लिए कहा गया। जब भारत के किसान अग्रिम लेकर कपास की खेती करना शुरू कर दिया तो जब तक गृह युद्ध चला उतना दिन तक इंग्लैंड की कंपनी का 90% कपास इंडिया से जाने लगा। लेकिन अचानक जब गृह युद्ध बंद हुआ तो इंग्लैंड से पुनः कपास मिलना इंग्लैंड को पुनः अमेरिका से कपास मिलना शुरू हो गया। तो भारत से कपास लेना क्या कर दिया, इससे किसान परेशान हो गए, भाई हमारा कपास बिकाएगा कि ना। अब महाजन चढ़ गया, तू तो कर्जा लिया हमको दो। किसान कहा कि भाई बिकेगा तो मैं आपका कर्ज क्या करूंगा, वापस करूंगा। इसी बीच में 1875 में महाराष्ट्र के पूना जिला में गांव है सुपा एक गांव है, उसी में एक कालूराम नामक मारवाड़ी था जो किसान के यहाँ 150 रुपया क्या था, बाकी था। उससे डिमांड किया, कहा कि फसल बेचने पर आपको हम देंगे। लेकिन देने से क्या कर दिया, कहा नहीं हम मानेंगे, तुमको आज देना पड़ेगा। तो कहा कि मेरा घर नीलाम कर दीजिए, लेकिन घर हमको भाड़ा पर दे दीजिए कि जब तक आपका हम पैसा न सधाएंगे घर का हम भाड़ा भी देंगे। उस कालूराम ने बात को मानने से इनकार कर दिया, घर के सामान को बाहर फेंक कर घर में क्या कर दिया। जब किसान आक्रोशित हो गए कि आज तुम्हारे साथ हुआ है कल उसके साथ होगा, और सबने हथियार उठा लिया। राजा जमींदार पुलिस थाना सबको लूटना उठना क्या कर दिया। इसी को दक्कन दंगा कहते हैं। सरकार रोकने का प्रयास, बात इंग्लैंड तक चला गया, आखिर दंगा क्यों हो रहा है। जांच आयोग बना, उस समय भागलपुर के कलेक्टर थे क्वासीलैंड, क्लीवलैंड शॉर्ट नाम है, बड़ा उदार लोग थे। उन्हीं को दिया गया कि आप जांच कीजिए कि आखिर हुआ क्यों है। उसने कहा कि विद्रोह में जांच किया, दक्कन दंगा आयोग बना। 1878 में रिपोर्ट आया। रिपोर्ट में कहा गया कि जमींदारों के अत्याचार, कंपनी के राजस्व नीति और साहूकारों की ऊंची ब्याज का दर इस दक्कन दंगा का क्या बना है, कारण बना है। अगर इन सारी स्थिति पर कंट्रोल कर लिया जाए तो किसान स्वतः आंदोलन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये था इस टॉपिक में मूल रूप से हमको जाना।